Hello everyone, good evening to one and all. Jai Hind. Welcome to our channel. In this video, we are going to discuss the strategy for the NDA 1 2025 and particularly I'll be discussing about the strategy for mathematics in this video. ठीक है? तो हमारा जो एग्जाम है NDA 1 2025 का, that will be taking place on 13th April 2025. तो almost we'll be having 80 days. ठीक है? हमारे पास 80 days होंगे to prepare for this exam. तो आई होप एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर स्टार्ट, बट मैं मान के चलता हूँ आज से लेके हमारे पास ऑलमोस्ट 80 डेज है. तो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टुवर्ड्स एग्जाम, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रैटेजी मैं एक ब्रीफली डिस्क्राइब करना चाहूंगा एनडीए के एग्जाम के पैटर्न को. ठीक है, तो एनडीए का हमारा जो एग्जाम है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. ठीक है, पहला पार्ट हम लोग मैथ्स को लेके चलते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. ठीक है, पेपर 1 एंड दिस विल बी पेपर 2. तो पेपर 1 में हमारा आता है पार्ट ए मैथमेटिक्स एंड पेपर 2 में हमारा आता है जीएटी जनरल एप्टीट्यूड. ठीक है, तो मैथ्स में तो कंप्लीटली हमको मैथ्स स्टडी करना है और जीएटी के अलग अलग पार्ट्स हैं दैट विल बी कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश, एक हो गया हमारा साइंस एंड थर्ड पार्ट विल बी जीके. ठीक है, जीके में हमको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ना है. तो इंग्लिश जीके में हमारा आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड 5वां पार्ट होगा हमारा करंट अफेयर्स. ठीक है, ये 5 पार्ट्स हमारे कवर करेंगे जीके को. अगर हम जीएटी का सिलेबस, जीएटी का पोर्शन देखेंगे तो इंग्लिश विल बी अराउंड 200 मार्क्स, साइंस विल बी 200 मार्क्स एंड रेस्ट 200 विल बी जीके. ठीक है, तो ऐसा करके हमारा टोटल जीएटी का पेपर होता है 600 मार्क्स और ये 600 मार्क्स के लिए हमारे पास होता है 150 क्वेश्चंस. दैट मींस वन क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. ये हो गया हमारा जीएटी के रिलेटेड. अब आ जाओ मैथ्स का, दैट इज आवर इंपॉर्टेंस, है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है. तो मैथ्स के बारे में अगर बात करूं तो मैथ्स के पेपर में होते हैं 120 क्वेश्चंस. कितने होते हैं? 120 क्वेश्चंस एंड फॉर दैट फॉर 300 मार्क्स, दैट फॉर 300 मार्क्स. तो एक क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट कैरी करता है 2.5 मार्क्स. हाँ, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग विल बी 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स. ठीक है, जैसे मैथ्स का 2.5 मार्क्स है तो इसका 1/3 दैट विल बी -0.83 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. और अगर जीएटी की बात करो तो एक क्वेश्चन गलत करने पे 1.33 डिडक्ट होगा. दिस इज ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न. तो बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रैटेजी फॉर द मैथमेटिक्स अगर हम लोग बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस, क्योंकि हमको सिलेबस को लेके ही पैटर्न प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो लेट्स डिस्कस द सिलेबस. ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग सिलेबस देखेंगे, अगर पेपर देखोगे ना, लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड एनालाइज करो तो सिलेबस को हमको इतना स्टिक करके चलना पड़ेगा. तो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं आते, तो हमको प्योरली सिलेबस को स्टिक करके चलना है. जितना भी सिलेबस के कंटेंट दे रखे उतना हमको लेके चलना है. व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग अ टॉपिक तो सिलेबस को बाजू में रखो, व्हाटएवर सब हेडिंग्स आर गिवन इन द सिलेबस हमको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके देखना है और वही फॉलो करना है. तो सिलेबस वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल. ठीक है, तो अगर हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा. ठीक है, अलजेब्रा. अगर अलजेब्रा देखोगे दिस इज नॉट अ सिंगल टॉपिक, इसमें काफी सारे टॉपिक्स 7 to 8 टॉपिक्स हम लोग एक साथ असिमुलेट करेंगे और उसको पूरा मिला के अलजेब्रा बोलेंगे. तो अलजेब्रा के बारे में अगर स्टार्ट करेंगे तो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? सेट्स एंड रिलेशंस. ठीक है, देखो उसमें पढ़ेंगे हम कंसेप्ट ऑफ सेट क्या होता है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, खास करके इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम्स, डी मॉर्गन लॉज. ठीक है, ये सब लॉज है. और रिलेशंस में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस. जैसे तुम्हारे क्वेश्चंस में आएगा ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी, ये सब पूछेगा. तो दिस इज सेट्स एंड रिलेशंस. ये पहला टॉपिक हो गया हमारा, ये पार्ट. सेकंड देखो यहाँ पे आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर. अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या डिटेल्स है? कॉम्प्लेक्स नंबर में पावर ऑफ आयोटा, मॉड्यूलस, आर्गुमेंट और एक आएगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. ये 4 टॉपिक्स मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक बनता है. देन नेक्स्ट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज. ठीक है, यहाँ पे होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटीज हमको इसीलिए पढ़नी पड़ेगी, इनइक्वालिटीज हमें सब में काम आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आएगा, कैलकुलस में भी काम आएगा, जो कि डोमेन और रेंज हम लोग स्टडी करेंगे कैलकुलस में, उसमें भी इनइक्वालिटीज काम में आएगा. तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज ये थर्ड टॉपिक हो गया. फिर आएगा हमारा ये जो नंबर सिस्टम वाला पार्ट है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा तो आएगा डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन. ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं. और फोर्थ टॉपिक हो गया अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दैट वी कॉल सीक्वेंस एंड सीरीज. हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज करके एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें ही हम लोग पढ़ेंगे एपी, जीपी, एचपी, उसकी मीन पढ़ेंगे बाद में, है ना. तो दिस इज रिगार्डिंग अलजेब्रा. और एक आएगा
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, वेरी हाई वेटेज टॉपिक, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। फिर उसी का पार्ट होगा एक बाइनोमियल थ्योरम, उसका एक्सटेंडेड थोड़ा सा देखेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड लॉगरिथम्स, लॉगरिथम्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट लॉगरिथम के डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, बट सब टॉपिक्स में हेल्प करेगा लॉगरिथम्स। कभी इनइक्वालिटीज आएगा, कभी एपीजीपी में आएगा, तो हो सकता है आ जाए। तो लॉगरिथम के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट उसके एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अलजेब्रा। अलजेब्रा नहीं, अगर मोटा मोटा सम अप करूं तो अलजेब्रा विल बी कैरिंग अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस। तो अबाउट 25 to 30 क्वेश्चंस हमें अलजेब्रा से देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। डिटेल में वेटेज आगे जाके डिस्कस करूंगा मैं, बट जैसे मोटा मोटा बता रहा हूं, तो अलजेब्रा विल बी कैरिंग 25 to 30 क्वेश्चंस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अलजेब्रा। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। छोटा सा टॉपिक है बट हाई वेटेज टॉपिक है। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस विल बी कैरिंग अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस एवरी ईयर। पेपर एनालाइज करेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, एंड दैट टू वेरी इजी। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा सा ही है, ज्यादा हमको इसमें नहीं पढ़ना है। तो मैट्रिसेस से टाइप, फिर बाद में ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स उसके प्रॉपर्टीज रहेंगे, वो हमको पढ़ना है। फिर आएगा सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम, ये क्रैमर्स रूल लेके आता है, ये नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इतने से पार्ट में 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो नोट डाउन दिस, इसको हाईलाइट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज अ वास्ट टॉपिक बट इजी टू डू। अगर ये टॉपिक करते हो तो आपके क्वेश्चन श्योर होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस इजी आते हैं सॉल्व करने के लिए, और ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चंस इससे जो आएंगे वो इजी आएंगे। तो दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, तो इसका वेटेज अगर बताओ तो 12 to 15 क्वेश्चंस एवरी पेपर में आएगा। हर एक पेपर में 12 से 15 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री एक सिंगल टॉपिक तो है नहीं, उसमें अलग अलग चीजें स्टडी करनी है। तो 10th तक हमने स्टडी किया एंगल्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज जो होंगे, जो कि साइन कॉस टैन हम लोग पढ़ते हैं, रेशियोज पढ़ेंगे। रेशियोज के स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज हमने पढ़े 10th स्टैंडर्ड तक। फिर बाद में कुछ आइडेंटिटीज, बाद में अभी जो 11th और 12th का पार्ट होगा वो होगा सम एंड डिफरेंस फार्मूला, जो कि साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, ये जो फार्मूलाज होंगे। फिर बाद में मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, जैसे साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टैन टू थीटा, ये सब जो फार्मूलाज होंगे ये हमको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। फिर ये 12th का पार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही है। फिर अगर एप्लीकेशंस की बात करूं मैं ट्रिग्नोमेट्री के, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अभी हाइट एंड डिस्टेंस के पहले क्वेश्चंस आते थे, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आ रहा है, कम वेटेज कम हो गया। बट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स लास्ट के 2-3 साल से देखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 3 से 4 क्वेश्चंस हमेशा देखने मिलेंगे। एक पैसेज अगर देखोगे तो 1 या 2 पैसेज मिलेंगे ही मिलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। तो दिस इज एन इमर्जिंग पार्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया तुम्हारे एग्जाम के लिए। दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। अगर अगला पार्ट देखेंगे तो ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पे 2D और 3D का मैंने साथ में मेंशन किया है, बट 3D ज्योमेट्री हम लोग पर्टिकुलरली पढ़ते हैं वेक्टर्स के साथ में, वेक्टर एंड 3D बोलता हूँ इसको। ठीक है, तो 2D और 3D का सिलेबस देखेंगे तो 2D ज्योमेट्री को देखो, सबसे पहले हमको पढ़ना है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, फिर लाइंस के डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद डिटेल में पढ़ना है हमको स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और कर्व्स में आएंगे हम लोग सर्कल आएगा। फिर बाद में कोनिक सेक्शंस में हमको 3 पढ़ने हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, एक्सिस ऑफ कोनिक्स क्या होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट 2D ज्योमेट्री। और 3D के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो 3D में 2-3 टॉपिक्स है, जो कि है 3D पॉइंट पे स्पेस में, 3D स्पेस में पॉइंट की लोकेशन। फिर डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, ये हो गया 3D का। और इक्वेशन ऑफ प्लेन लाइन इन वेरियस फॉर्म्स। एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है स्फीयर्स का। स्फीयर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 3D ज्योमेट्री में हमको स्फीयर्स ही अलग से पढ़ना है। दिस इज ऑल अबाउट 2D एंड 3D ज्योमेट्री। ठीक है, वेटेज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसका। नेक्स्ट पार्ट देखो, हाँ, सबसे बिगेस्ट पोर्शन ऑफ द एग्जाम और हाई वेटेज क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है और सबसे बड़ा वास्ट टॉपिक है। तो कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है ये। बट कैलकुलस को हम लोग 2 पार्ट में सेपरेट करेंगे, एक होगा हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होगा हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। तो पहले बिफोर स्टार्टिंग विद द स्ट्रेटजी हम लोग सिलेबस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस को हम लोग क्या करते हैं, देखो डिफरेंशियल कैलकुलस के टॉपिक्स देखो। सबसे पहला फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शंस आएगा। फिर बाद में डिफरेंशिएशन,
फंक्शन में देखो हमको डोमेन पढ़ना है, रेंज पढ़ना है, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है ना, ये सब चीजें पढ़नी है। वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है, ये फंक्शंस के बारे में पढ़ना है हमको। फिर बाद में आएगा डिफरेंशिएशन के बारे में, टाइप्स, बेसिक डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, उसके एप्लीकेशंस। फिर बाद में आएगा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वेरी सिंपल टॉपिक, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। दिस इज रिगार्डिंग डिफरेंशियल कैलकुलस। तो पहला टॉपिक हो गया फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एक हो गया एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन। ये चार टॉपिक्स है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एप्लीकेशंस में क्या क्या करना है आपको, जो आएगा हमारा मैक्सिमा मिनिमा वाला क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। फिर बाद में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हो गया प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हो गया एप्लीकेशन पार्ट में। तो दिस इज डिफरेंशियल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में थोड़ा बहुत फिजिक्स का पार्ट भी आएगा, जैसे हम लोग यूज करते हैं वेलोसिटी के फॉर्मूला होता है ds/dt, तो वहां पे डिफरेंशिएशन काम में आएगा। फिर बाद में जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है, तो वहां पे हमको काम में आएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। दिस इज डिफरेंशियल कैलकुलस। आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की, तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग एक टॉपिक साथ में जोड़ते हैं, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस में देखो सबसे पहला है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि विदाउट लिमिट्स हम स्टडी करते हैं। तो इंटीग्रेशन में हमको अलग अलग टाइप सीखना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो गया, फिर अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे अलग अलग फंक्शंस के, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, हाइपरबोलिक हो गया या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गया, इनका इंटीग्रेशन कैसा होगा। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन को लिमिट्स पुट करते हैं, तो ये हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर आएगा डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रल्स। उसके बाद उसके एप्लीकेशंस, दैट इज एरिया अंडर कर्व्स, एरिया ऑफ प्लेन एंड रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स, ये हो गया उसका एप्लीकेशन। डेफिनेट इंटीग्रल का एक एप्लीकेशन पार्ट होता है, दैट इज एरिया अंडर कर्व, इससे क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। फिर लास्ट टॉपिक आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आएगा हमारा सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर आएगा सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स एप्लीकेशंस में आएगा इन प्रॉब्लम एंड ग्रोथ एंड डिके, प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ एंड डिके। दिस इज रिगार्डिंग कैलकुलस। हमने डिफरेंशियल कैलकुलस डिस्कस कर लिया और इंटीग्रल कैलकुलस भी डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट पार्ट विल बी वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा तुम लोगों ने फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा होगा, बट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। तो वेक्टर्स में क्या है, वेक्टर्स इन 2 and 3 डायमेंशंस। फिर बाद में आएंगे मैग्नीट्यूड, फिर बाद में एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फिर प्रोडक्ट में आएगा हमारे पास दो चीजें, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ये हो गया वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। और उसके एप्लीकेशंस, वर्क डन बाय फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड द ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ये हो गया वेक्टर्स के सिलेबस। नेक्स्ट पार्ट विल बी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, दो मिलके एक पार्ट होता है, मैं अलग अलग डिस्कस कर रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स से देखो हमने 10th तक स्टडी किया है ये सब चीजें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एग्जांपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमने क्या पढ़ा है, हिस्टोग्राम पढ़ा हुआ है, पाई चार्ट्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर बाद में एग्जांपल्स आएगा उसका, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो गया, मीन, मीडियन, मोड। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे सिलेबस के एस्पेक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन, मीडियन, मोड, ये 10th में भी सीखा है, यहाँ पे भी आएगा। फिर आएगा इंपॉर्टेंट पार्ट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, और यहाँ पे आएगा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये आएगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट। जो हिस्टोग्राम ये सब जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमको क्या इंपॉर्टेंट है, लाइक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। दिस इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट पार्ट है, दो लास्ट पार्ट हो गया प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स के बाद प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में देखो 10th तक हमने स्टडी किया है कॉइन्स के बारे में, डाइस का प्रोबेबिलिटी, कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी, उसी का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। फिर यहाँ पे जो एडिशनल आएगा तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द इवेंट्स, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, ये सब चीजें। फिर बाद में इंपॉर्टेंट चीज है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगा। फिर बाद में बेस थ्योरम पढ़ना है हमको, और ये आएगा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्वेश्चन आता ही आता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस इज अबाउट द प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हमारा सिलेबस का डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं वेटेज की बात करता हूँ, टॉपिक्स के वेटेज की बात कर रहा हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे सिग्रेट किया टॉपिक वाइज, दिस इज अलजेब्रा। यहाँ पे क्या है, ये अलजेब्रा वाला, ठीक है। अगर मैं 5 साल का ट्रेंड में लेके चल रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग लास्ट 5 years पेपर्स, 2020 से लेके 24 तक का, ठीक है। अगर हम सिलेबस तो हमने देख लिया, अब उसके टॉपिक्स देखो। फर्स्ट टॉपिक सेट रिलेशंस। सेट रिलेशन से देखो, अगर लेटेस्ट बात करता हूं तो 2024 से देखो ये 3 और ये 5, 3 और 5 मतलब 3 to 5 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। ओवरऑल देखेंगे 5, 3, 4, 6, 6,
तो ऑलमोस्ट एवरेज पकड़ेंगे तो सेट रिलेशन से 3 to 4 क्वेश्चन आ रहे। फिर यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 5 6 2 3 5। लास्ट अगर 3-4 पेपर में देखोगे 5 6 5 6, मतलब ऑलमोस्ट 4 to 6 क्वेश्चंस का वेटेज है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और अलजेब्रा इज नॉट दैट डिफिकल्ट, यहाँ पे इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट होंगे, कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। फिर बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में स्टडी किया है, थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफिकल पार्ट भी हमको स्टडी करना पड़ेगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 4 4 5 5 2 3 4 3 7। सर लास्ट के पेपर देखेंगे 3 4 3 7, मतलब वेटेज भी ज्यादा है, टॉपिक भी छोटा है, तो क्यों छोड़ना है ना। तो ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स है जो हमको प्रिपेयर करना ही करना है। तो दिस इज द वेटेज। तुम लोग अगर डिटेल में देखना चाहो तो पॉज करके वीडियो एक बार एनालाइज करके देख लो, ठीक है। दिस इज लास्ट 5 इयर्स का एनालाइज। 2020 में हमको कंबाइंड शिफ्ट हुआ था, एक ही पेपर हुआ था, तो 1 and 2 सेम शिफ्ट में हुआ था, ठीक है, कोविड की वजह से। बाद में हम लोग सेग्रीगेट किए 1 2 1 2 करके। दिस इज फर्स्ट शिफ्ट, दिस इज सेकंड शिफ्ट। ये 2022 का फर्स्ट सेकंड ऐसे किया हुआ है, ठीक है। तो यू कैन सी इट, यहाँ से तुमको हाई वेटेज क्वेश्चंस मतलब हाई वेटेज टॉपिक्स पता चलेंगे। तो वॉट एवर द हाई वेटेज टॉपिक्स तुम्हारे रहेंगे ये तुम्हें अच्छे से पता चलेंगे। तो इसको कंसिडर करो, इसको देखो। हमारे पास टाइम ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है, तो पूरा सिलेबस खत्म करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, तो बी प्रैक्टिकल, है ना। तो स्ट्रैटेजी हम लोग आएंगे। दिस इज ऑल अबाउट अलजेब्रा। तो यहाँ पे देखो ये लॉगर बाइनरी नंबर देखो, स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आया, बट बाद में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बट छोटा सा टॉपिक है, करने में कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे बट कर लो। लॉगरिथम देखो, बीच में क्वेश्चंस नहीं है, बट छोटे मोटे क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट एप्लीकेशंस पक्का मिलेगा लॉगरिथम का। तो बाकी डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे अलजेब्रा के, तो 1 2 3 4 and 5 ये 5 टॉपिक्स है, 6 टॉपिक्स, सॉरी, बाइनोमियल थ्योरम। ये 6 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका अगर टोटल देखोगे तो लास्ट ईयर अगर टोटल देखेंगे तो 5 6 11 और 7 18 23 4 27 28 30, तो 30 क्वेश्चंस का वेटेज रहा है। तो 30 क्वेश्चंस इज अ ह्यूज पोर्शन अगर एग्जाम पास करना है तो यू कैन नॉट स्किप अलजेब्रा। तो अलजेब्रा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो मैंने डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का पोर्शन, फिर यहाँ पे आएगा 2D ज्योमेट्री, यहां से लेके दिस इज 2D ज्योमेट्री यहाँ तक। देखो मैंने बोला था डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का 8 to 10 क्वेश्चंस हमेशा रहेगा। ये 8 यहाँ पे 11 10 10 9 9 8 3 11 6 2 8 9, तो 8 to 10 क्वेश्चंस हमेशा रहेगा तुम्हारा डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का। एक ही टॉपिक है डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, छोटा सा टॉपिक है, बट 8 से 10 क्वेश्चन, हाई वेटेज टॉपिक और इजी पार्ट, तो इजीली यू कैन डू इट। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फिर आएगा 2D ज्योमेट्री, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें स्ट्रेट लाइंस कर लेना। स्ट्रेट लाइंस वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट लाइन से हमेशा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। 4 5 4 3 देखो यू कैन सी। फिर बाद में कोनिक सेक्शंस देखो, सर्कल्स और कोनिक सेक्शंस मिला के ये आएगा। बट इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे तो स्ट्रेट लाइंस और सर्कल पक्का कर लो। पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला का 1-2 क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हमको कोई स्किप करने के चक्कर में तो यू कैन स्किप दिस पोर्शन। फिर आएगा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री, यहां से लेके यहां तक 14 से लेके 17। तो यू कैन सी यहाँ पे देखो 2020 में 24 क्वेश्चन है, यहाँ पे 15 17 क्वेश्चन कितने हो गए, 25 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, ये हो गए 13 + 2 15 + 2 17 19 क्वेश्चन यहाँ पे। कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो 11 2 ऑलमोस्ट एवरेज अगर पकड़ेंगे तो लास्ट के देखो 7 3 2 10 और 2 12, तो 12 to 15 क्वेश्चन का इसका एवरेज है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, पूरे 4-5 टॉपिक सम अप करेंगे तो 12 से 15 क्वेश्चंस का एवरेज है। बट ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसका काम तुम्हें कैलकुलस में भी पड़ेगा, सारे फॉर्मूलाज कैलकुलस में लगेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री इज इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये इजी टू स्कोर है, स्कोर से कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये पार्ट करना है। नेक्स्ट हाँ, अब आ जाओ कैलकुलस पे। दिस इज ऑल, यहाँ तक कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ तक लेके ये कैलकुलस। इसमें डिफरेंशियल यहाँ तक डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल और ये इंटीग्रल। तो फंक्शंस, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, इजी टॉपिक। डिफरेंशिएशन के छोटा मोटा करता है। फंक्शंस इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो लास्ट में 10 5 7 फंक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन छोड़ना ही है। तो कैलकुलस यू कैन नॉट स्किप, कैलकुलस हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते स्किप करने का, क्योंकि कैलकुलस का क्वेश्चंस का वेटेज अगर देखेंगे टोटल, तो यू कैन सी 7 + 8 4 12 14 16 19, ये हो गया 24 26 30, अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस भी आता है कभी कभी, ठीक है। तो कैलकुलस का वेटेज है, ज्यादा है, तो 30 से लेकर 35 क्वेश्चंस आते ही आता है। तो यू कैन नॉट स्किप दिस। कैलकुलस करना है, अलजेब्रा करना है, मैट्रिसेस डिटरमिन करना है। नेक्स्ट ये हो गया। और लास्ट है देखो वेक्टर 3D, यहाँ देखो वेक्टर और 3D मिला के 10 क्वेश्चन आएंगे। मैं दो पार्ट्स को सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर 3D हम लोग 2D के साथ भी कर सकते हैं, बट मैं वेक्टर और 3D को कंबाइन करके चल रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक्स कुछ लिंक है, डायरेक्शन, रेशियोस, कोसाइंस थोड़ा साथ में ही है, सिमिलर है।
तो वेक्टर और 3D अगर देखेंगे तो दोनों मिला के 10 क्वेश्चन से आराम से होगा एवरेज। ऑलमोस्ट ये दो टॉपिक्स है तो 10 क्वेश्चंस आएंगे और दैट टू इजी, 10 क्वेश्चंस एंड दैट टू इजी क्वेश्चंस। इसमें ज्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन ये हो गए, ये हमारे हाथ का स्कोर है, इन हैंड टॉपिक्स है हमारे। फिर बाद में स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज है। दो पार्ट से, ठीक है। कभी स्टैटिस्टिक्स का ऊपर जाएगा, कभी प्रोबेबिलिटी ऊपर जाएगा, तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये 20 क्वेश्चन तो एवरेज देता है, ठीक है। 18 से 20 क्वेश्चन का इसका एवरेज है। तो दिस विल बी कैरिंग अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी इजी टॉपिक, इजी टू स्कोर। मैं आगे जाके रिसोर्सेज में बताऊंगा कहां से पढ़ना है और किसको किसको स्किप मारना है, ठीक है। ये हो गया ऑल अबाउट वेटेज, ठीक है। यहां तक वेटेज। अब स्ट्रैटेजी किसको देख के बनाएंगे हम लोग? स्ट्रैटेजी हम लोग कट ऑफ को देख के बनाएंगे, है ना। कट ऑफ देखेंगे, अगर लास्ट 5 इयर्स के मैं कट ऑफ एनालाइज करता हूं तो कट ऑफ को देख के ही हमारा स्ट्रैटेजी बनता है, राइट। अगर हम 24 का कट ऑफ देखेंगे, 2024 का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, देखो 292, 291 आउट ऑफ, दिस इज ऑल आउट ऑफ 900, 900 में से टोटल 900 का पेपर है। तो 900 में से 292 मतलब कितना हुआ? नॉट इवन 40%, 33% का राउंड स्कोर करना है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो कट ऑफ ही अगर क्लियर करना है तो मुझे सिर्फ 33% पासिंग है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तुम लोग बोलोगे यहाँ पे सर 360 जा रहा है ना, 360 जा रहा है, मतलब 360 इज द मैक्सिमम कट ऑफ। यहाँ पे आज तक का मैक्सिमम कट ऑफ 360 है। तो 360 भी अगर देखेंगे तो दिस विल बी अराउंड 40%, है ना। ये पास करने के लिए 40%, बट हमें पास तो नहीं करना, सिर्फ पास करने के हमें मेरिट आउट का डर होता है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेरिट आउट। मुझे अगर चाहिए एनडीए के अंदर जाना है आउट ऑफ आफ्टर क्लियरिंग एसएसबी, तो मुझे सेफ स्कोर अचीव करना पड़ेगा। तो रिटर्न के लिए हम लोग सेफ स्कोर मानते हैं। सेफ स्कोर अगर देखेंगे तो इट विल बी 400 मार्क्स आउट ऑफ 900। 400 आउट ऑफ 900 अगर लाते हो तो आई गारंटी कि तुम्हारा रिकमेंडेशन के बाद मेरिट आउट में सीन नहीं होगा। यू विल 100% गेट इनटू एकेडमी। मेरिट इन तो होना ही होना है अगर 400 मार्क आते हैं 900 में से, ठीक है। अब 400 मार्क लाना कैसे? यहाँ पे हम लोग दो वेरिएशन है, तो 400 मार्क का हमको जुगाड़ना है, ठीक है। अगर हम देखें तो रिटर्न और एसएसबी के बाद तो अगर ऑल इंडिया तुम्हारी होती है ऑलमोस्ट 350 to 400 सीट्स होती है, तो 200 के अगर अंदर जिनके रैंक्स है उनके अगर टोटल देखेंगे तो 750 मार्क्स का टोटल होता है, इंक्लूडिंग रिटर्न एंड एसएसबी। और एसएसबी का अगर मार्क्स देखेंगे तो रिकमेंड होने के लिए मिनिमम मार्क्स लगता है 60, 360। और अगर हम रिटर्न का टारगेट कर रहे हैं 400, तो 400 प्लस 360 कितना हुआ? 760। और तो 760 स्कोर करना मतलब 100% यू आर इनटू मेरिट, ठीक है। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा 400 प्लस लाना। तो मिनिमम स्कोर यू हैव टू स्कोर इज 400 मार्क्स। तो हमारा टारगेट क्या होगा? टारगेट 400। अब यहाँ पे हम दो सिनेरियोस क्रिएट करते हैं हाउ टू स्कोर 400। एक हो गया मैथ्स में वीक स्टूडेंट्स, ठीक है। एक वीक होते हैं और थोड़े मैथ्स में, जो नॉन मैथ्स वाले होंगे मैथ्स में थोड़े वीक होंगे, मैथ्स साइंस बैकग्राउंड वाले स्ट्रांग होगा, जिनका मैथ्स स्ट्रांग होगा, ठीक है। जिनका मैथ्स वीक होगा। अब मुझे एक बात बताओ, 300 मार्क्स का पेपर है, 120 क्वेश्चंस, तुम्हारे पास टाइम होता है 2.5 आवर फॉर 120 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिकली अगर देखेंगे ना तो पूरा पेपर सॉल्व करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में सॉल्व कर पाएगा जो आईआईटी का बंदा होगा ना, वही सॉल्व कर पाएगा। अगर हम एवरेज स्टूडेंट की बात करते हैं तो ये हमारा सॉल्व होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हम लोग ज्यादा प्रैक्टिकली हम सोचेंगे, हमको एग्जाम क्लियर करना है, हमको एकदम ज्ञानी इंसान नहीं बनना है ना, हमको ज्ञानी इंसान तो बनना नहीं है। तो प्रैक्टिकली अगर सोचेंगे तो आई कंसिडर 150 मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज अ डिसेंट स्कोर। 150 मार्क्स एक बहुत अच्छा स्कोर मानते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो 150 मार्क्स को मुझे कितना चाहिए? 150 मार्क्स मतलब मुझे 60 क्वेश्चंस करने हैं, 60 क्वेश्चन सही करना है, 60 क्वेश्चन आई हैव टू डू करेक्टली। अब मैं 150 मार्क्स किसके लिए बोल रहा हूं? जिनका मैथ्स अच्छा है। तो जिनका मैथ्स वीक है तो इनका टारगेट करना है मैथ्स में 100 प्लस, और जीएटी में लाना है 300, जो कि जीएटी में वेरी इजीली पॉसिबल, वेरी इजीली अचीवेबल। जीएटी में 300 स्कोर। देखो इंग्लिश इज वेरी इजी, इंग्लिश में 200 में से 120 नंबर किसी के भी बन जाता है। इवन इफ यू आर गोइंग विद अ डिसेंट इंग्लिश, अगर तुम जाते हो बिना प्रिपरेशन के भी तो 200 में से 120 नंबर आ जाएंगे। साइंस अगर स्टडी करोगे तो 200 में से 120 हो जाएगा, तो 240 हमारा इंग्लिश साइंस मिलकर हो जाएगा। और बचे 60 मार्क्स हम लोग जीएस में जुगाड़ लेंगे। ज्योग्राफी हमारा हाई वेटेज होता है, तो ज्योग्राफी और कुछ सब्जेक्ट स्टडी करके हम लोग 300 तक आराम से पहुंच सकते हैं जीएटी में। तो जीएटी का हमारा 300 और ये मिला के कितना हो जाएगा? दिस विल बी 400, ठीक है। 400 मार्क्स हमारा अचीव हो जाएगा। अब 100 मार्क्स इनके लिए टारगेट है, और ये वाला क्या है? इनके लिए मैं टारगेट रखा हूं 150 मार्क्स, ठीक है, जिनका मैथ स्ट्रांग है।
इनको कितना क्वेश्चन करना है, 60 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, ठीक है, 60 क्वेश्चन यू हैव टू डू इट करेक्टली। तो मैथ्स में 150 मार्क्स भी अचीवेबल है, थोड़ी मेहनत लगेगी बट अचीवेबल है। और जीएटी में तुम लोग ट्राई करो, जिनका मैथ्स अच्छा है ना वो बाकी भी कर लेता है, ठीक है, अराउंड 300 इनका भी हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, दिस विल बी अराउंड 450। तो जिनका मैथ्स अच्छा है उनके लिए एक एडिशनल एज है, ठीक है, जिनका मैथ्स अच्छा है उनके लिए एक एडिशनल पॉइंट है कि वो दोनों मिला के अपना मेरिट में स्कोर बढ़ा सकते हो। बट जिनका मैथ्स कमजोर है उनके लिए तो 400 प्लस लाना भी अचीवेबल है। मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो मैथ्स का डर निकाल दो कि मैथ्स कट ऑफ इतना जाता है इतना जाता है। मैं सिग्रीगेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैथ्स को 100 मार्क्स का लाना बहुत ईजी है। अगर मैं मैथ्स के पेपर के बारे में बात करता हूँ तो डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करता हूँ, 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चंस में तुम्हारे 40 क्वेश्चंस विल बी इजी, 50 क्वेश्चंस विल बी मॉडरेट एंड 30 क्वेश्चंस विल बी डिफिकल्ट। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पहली बात तो ये वाला पोर्शन छूना ही नहीं है, मेरे लिए रेड फ्लैग है, ठीक है, ये छूना ही नहीं है मेरे को। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है मुझे, इजी वाले क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन है वो छोड़ना ही नहीं है, जो ये छोड़ेगा वो पेपर छोड़ देगा, सीधी सी बात है। अगर तुम लोग ये छोड़ोगे तो तुम्हारा पेपर लूज होगा, तुम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो 40 क्वेश्चंस इजीली अचीवेबल है, तो 40 क्वेश्चंस अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मार्क्स का तुम्हारा यही हो जाएगा। और 40 क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के भी करोगे ना तो आराम से 100 मार्क्स ला सकते हो। 2.5 घंटा मतलब 150 मिनट में 40 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को 4 मिनट मिल रहे हैं, तो इजीली अचीवेबल। तो 100 मार्क्स तो वैसे ही हुए। जिनका मैथ्स वीक है वो ये टारगेट करेंगे, जिनका मैथ्स वीक है वो ये टारगेट करेंगे, और जिनका मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग है तो ये तो करनी ही है। अब ये 50 क्वेश्चंस मॉडरेट 50 है, अगर 50 क्वेश्चन जो मॉडरेट है उसका मैं 50% भी लेता हूं, 50 का 50% कितना, 25 क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा, ये 40 प्लस 25 दैट विल बी 65 क्वेश्चंस। अब 65 क्वेश्चंस कर रहे हो मतलब 150 प्लस तो जा ही रहे हो, ठीक है। अगर 65 क्वेश्चंस कर सॉल्व कर रहे हो विद 90% एक्यूरेसी तो ऑलमोस्ट 2.5 मिनट तुमको मिल रहा है, 2.5 से 3 मिनट मिल रहा है, तो इजीली अचीवेबल है ना। तो 150 मार्क्स लाना नॉट अ इम्पॉसिबल थिंग, ये बहुत प्रैक्टिकल थिंग है। और जिनका मैथ स्ट्रांग है वो ये और ये क्वेश्चन का 50% टारगेट करेंगे, तो 65 क्वेश्चंस कैन बी इजीली डन। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी फॉर मैथमेटिक्स। अब तुमको लग रहा होगा इजी क्वेश्चन कहां से आएगा, मॉडरेट कहां से आएगा, डिफिकल्ट कहां से आएगा, ये तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चंस इसलिए मैं बोलता हूं कि टॉपिक अगर तुम्हें लगता है कि ये वेटेज कम है छोड़ दो, नहीं, सिलेबस छोड़ना नहीं है, सिलेबस हमें पूरा कवर करना है, क्योंकि कहां से इजी क्वेश्चन आ जाए कहां से डिफिकल्ट आ जाए, हो सकता है जो बड़ा सिलेबस है उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए और तुमको नहीं आया। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा कैलकुलस स्ट्रेंथ है, कैलकुलस तुमने बहुत अच्छे से किया बट डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैलकुलस से ही आ गए, ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। इसीलिए बोलता हूँ सिलेबस सारा कवर करना है, अब उसमें से इजी क्वेश्चन सारे उठाने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ दो ना, उसके जो इजी क्वेश्चन है उसको साइड कर लो। तो इजी क्वेश्चन हमें साइड करना है और उसको सॉल्व करना है। तो 100 मार्क्स इज वेरी इजीली अचीवेबल और जो स्ट्रेंथ है वो 150 प्लस। तो दिस इज अबाउट मैथ्स। अब आ जाओ रिसोर्सेस। तुम्हें पढ़ना कहां से, रिसोर्सेस जो सेल्फ स्टडी वाले बंदे हैं ना उनके लिए बता रहा हूं मैं। जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गई अभी, हम लोग ज्यादा करके फॉलो कभी देखना एनालाइज करना, तो आरडी शर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। आरडी शर्मा का जो मैथ्स का बुक आता है ना, क्लास 11th क्लास 11th एंड 12th, ये दो बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनडीए का एग्जाम, ठीक है। क्लास 11th 12th का एनडीए का बुक्स उठाओ आरडी शर्मा का, उसके दो आते हैं, एक थ्योरी वाला आता है, एक एमसीक्यूज वाला आता है, तो दोनों वॉल्यूम लो। थ्योरी वाले से डिटेल्ड चैप्टर स्टडी करना है और एमसीक्यूज वाले से सॉल्व करना है। यू कैन सी, आप पेपर देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम आरडी शर्मा। आरडी शर्मा से डायरेक्ट इतने सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं ना, मैं लिख के देता हूं, अगर 120 क्वेश्चंस है ना तो 120 में से 60 to 70 क्वेश्चंस सेम आरडी शर्मा पैटर्न के मिलेंगे, आरडी शर्मा टाइप के मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यू कैन नॉट फिक्स द बुक की यहां से ही आएगा करके, उस टाइप के क्वेश्चंस और उसी पैटर्न के क्वेश्चंस तुम्हें आरडी शर्मा के जैसे क्वेश्चन सीधा एग्जाम में मिलेंगे। और 60 to 70 क्वेश्चंस इज नॉट अ जोक, तुम्हारा एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो आरडी शर्मा सॉल्व करना है, फिर बाद में एक आएगा सोर्स, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है, पता है, एग्जाम्पलर आता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, यहां से भी क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन द एग्जाम। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। और थर्ड सोर्स विल बी ऑब्वियसली पीवाईक्यूज। दिस इज द सोर्सेस, सोर्स हमें यही है, तो ये स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है, ये सोर्सेस फॉलो करना है। अब 80 डेज में हमको क्या पढ़ना है, पहली बात तो 80 डेज बचे एग्जाम के लिए, ऑलमोस्ट यहां से लेके चलेंगे तो 80 डेज में, तो 80 डेज को मैं अगर सेपरेट आउट करूंगा, ठीक है,
मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेट आउट करके लिखता हूँ। 80 डेज को हम लोग सेपरेट करेंगे 60 एंड 20 में। तो ये जो 60 डेज है, तो फर्स्ट 60 डेज फ्रॉम नाउ, अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते आ रहे हो, तो ये 60 डेज में क्या करना है, मैं एक क्विक रिविजन करनी है। चैप्टर को टॉपिक वाइज स्टडी करना है। चैप्टर एक साइड से उठाओ। तुम्हें अगर लगता है तुम्हें अलजेब्रा करना है, पहले हाई टॉपिक्स, हाई वेटेज वाले टॉपिक्स पहले उठाओ। अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी हो गया, ये पहले उठाओ, ठीक है। तो ये पहले उठाओ, यहाँ से स्टार्ट करो। अब वीकली 2 टॉपिक्स तो आराम से पढ़ सकते हो, तो 2 टॉपिक्स पढ़ लिए, अराउंड 30 टॉपिक्स है, तो 2 से 3 टॉपिक्स आराम से रिवाइज करो। अब टॉपिक वाइज टेस्ट 60 दिन के लिए, रिवाइज एंड टॉपिक वाइज टेस्ट, रिवाइज टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। ये करना है 60 डेज के लिए। और लास्ट के 20 डेज है, इसमें रिविजन एंड मॉक्स, एटलीस्ट 5 to 10 मॉक्स यू हैव टू गिव। 5 से 10 मॉक्स तुम्हें देने ही पड़ेंगे, ताकि यू कैन एनालाइज योर स्पीड। हमारी स्पीड कितनी आ रही है, मैं कितने अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। उस हिसाब से यू हैव टू मैनेज योर पेपर। तो 60 डेज फॉर स्टडी एंड रिविजन्स, यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट, और यहाँ पे लास्ट के 20 दिनों में फुल टेस्ट। कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। अदरवाइज अगर मैं शीट्स बनाऊंगा तो आई विल बी प्रोवाइडिंग इनटू ग्रुप्स, ठीक है। मैं जो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ग्रुप बनेंगे, तो उसमें मैं प्रोवाइड कर दूंगा ये शीट्स, एग्जाम के टॉपिक वाइज टेस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, एंड फाइनली जब एग्जाम आएगी तब फुल मार्क्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी फॉर एग्जाम, ठीक है। और फ्रीक्वेंटली आई विल बी ब्रिंगिंग कवरिंग वीडियोस ऑफ टॉपिक्स, जैसे टॉपिक वाइज मैं वीडियोस भी बनाऊंगा और वो अपलोड करते रहूंगा, ठीक है, फ्रीक्वेंटली। तो यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट आल्सो। बट अगर मैं सेल्फ स्टडी के वे में अगर देखूंगा, तो दीज आर द सोर्सेस। आरडी शर्मा, सेकंड हो गया एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, एंड थर्ड विल बी पीवाईक्यूज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी वीडियो। आई होप यू लाइक इट, प्लीज शेयर इट, एंड thank you so much. It was nice session, nice talking to you.